अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम लोग पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि पार्ट 1 डाला गया था है। पार्ट 1 में क्या क्या बताया गया था, चलिए एक बार पहले उसको देख लेते हैं शुरू से। पहला क्या था, हमद। हमद लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली। उसके बाद कौन था? का लिखे और तीसरा फरार। फरार के सैयद मोहम्मद मोहसिन। और उसके बाद कटी हुई शाह। और उसके बाद आशियाना। आशियाना के लिखा है निगार अजीमाबादी। तो उसमें देखिए आपको पहला वीडियो में आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि इस चैनल पे जो भी आपको अपलोड किया जाएगा या बताया जाएगा, एक पहले आप ध्यान रखें कि जो बताया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा इस पर सही बताया जाए, यानी आपको गलत नहीं बताया जा रहा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि देखिए अभी 12th क्लास का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारा सवाल ऐसा आया था जो किताब के अंदर से था। जिस तरह से एक पूछा था कि वजीर आगा का सरफराए उनका जो था एकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया था, तो उनको बताया 1975 में। यानी बहुत अंदर से सवाल पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको भी जब किताब पढ़ना है, अब 2 दिन बचा है। कितने लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक दिन में एक वीडियो देख लो पूरा खत्म। तो ऐसे नहीं होगा। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पहले से पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपको पहले पढ़ा दिया गया है। आया इसके बारे में निगार अजीम आशियाना के बारे में खुलासा भी बताया गया है, सब आप लोगों का बताया गया है ना है। अब देखिए हम आगे अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए कॉपी किस तरह से लिखा जाएगा, आज हम लोग वो भी देखेंगे। किधर से कॉपी लिखा जाएगा, सीधा या बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, आज वो भी देखेंगे। उसके बाद मुख्तसर सवालात का जवाब किस तरह से देना है, तवील सवालात का जवाब किस तरह से देना है, ये सब भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उसके बाद जो भी होगा उसके आगे देखा जाएगा। कॉपी के आप वीडियो को पूरा आप देखें, इसमें आपको आखिरी तक बताया जाएगा कि हाँ कि किस तरह से कॉपी लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए उसके बाद चालू है आलिम हिद्दत। ये क्या है, मजमून है। 1 2 3 4 5 6, कितना मजमून है? 6। अफसाना कितना था? 4 अफसाना। एक हमद था है? तो आप बताइए कि अगर कहेगा कि 4 अफसाना निगार के नाम लिखे तो कौन बताएगा? बताइए 4 अफसाना निगार के नाम। 5 पूछा है आपके सिलेबस में, बताइए कौन बताएगा? तो बता दो वो। चलो बोलो, बंद कर किताब। चलो बताओ। हाँ रुक गया। सैयद मोहम्मद मोहसिन। हाँ शबनम कमाली। अच्छा चलिए देखिए ये क्या बता रहे हैं, आपसे क्या पूछा गया कि 4 अफसाना निगार के नाम। तो भाभी जान, सैयद मोहम्मद मोहसिन, शबनम कमाली। शबनम कमाली सबसे पहले तो हमद लिखे हैं। अब भाभी जान अफसाना निगार है। भाभी जान तो खुद अफसाना है, तो कौन हो जाएंगे? अफसाना निगार पूछा जा रहा है तो सुहेल अजीमाबादी है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, निगार अजीम। अगर आपके सिलेबस में पूछा है 5 तो एक और कौन जवाब दीजिएगा? 2-3 आपको बताते हैं। चलिए एक सआदत हसन मंटू हो गए, प्रेमचंद भी हो गए, प्रेमचंद भी हो गए, यानी 6 आपको बता दिएगा। तो आपको 4 पूछेगा या 5 पूछेगा तो आप आराम से लिख लीजिएगा है अफसाना निगार। अब कहेगा कि आपके शामिल निसाब में 4 अफसाना के नाम लिखिए। 4 अफसाना के नाम। अफसाना हम पूछ रहे हैं, 4 अफसाना के नाम। तो बताइए किसको याद है? अभी इससे पहले आपको अपलोड किया गया है वीडियो, आप देखे होंगे। तो देख, कोई भी अगर आपको पढ़ने से होता है, आप अगर पढ़ नहीं रही है, वीडियो डाला गया है। देखिए अभी इंटर का अभी मात्र कितना 10 से 15 दिन आपके ख्वाहिश के मुताबिक यूट्यूब चैनल बनाया गया। उस पर 12 क्लास के मात्र 6 या 7 वीडियो डाला गया, जिसमें वो वीडियो अगर कोई देख लिया होगा तो समझ जाइए कि मेरे वीडियो से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आया है 12 क्लास में। लेकिन क्या हाल है कि हम लोग पढ़वे नहीं करते हैं। आता है सब लेकिन नहीं ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमको पढ़ना है। पढ़ा तो रहे, देखिए मास्टर या कोई कहीं भी जाते हैं पढ़ने तो सब कोई पढ़ाता है, लेकिन कमियां कहाँ रहती है? आप लोगों में रहती है। देखिए आएगा प्रश्न यही सबसे, वो सब भी आया है तो आया है सिलेबस से ही, लेकिन आपको क्या है जब आप याद करते हैं कन्फर्म नहीं। अभी पूछा गया 4 अफसाना तो वो हाल था। अभी हम पूछेंगे 4 अफसाना के नाम बताइए, अफसाना के। तो बताइए किसको याद है जल्दी से, चलो बताओ। भाभी जान, हाँ, फरार, हाँ, कटी हुई शाह, हाँ, आशियाना। हाँ। कब हुए? 4।
ठीक। आशियाना के लिखने वाले कौन है तो बताओ? निगार अजीम। भाभी जान के लिखने वाले कौन है? जोर से बोलो। क्या बोल रहे? चलो तो देखिए, पहले का आप जो आपको कंफर्म नहीं रहेगा तो अगर ये बताया जाए तो बताइए क्या फायदा होगा? उसमें पूछ देगा आप बस बंद। उसमें भी सब बताया गया था कि हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मुनकबत किसे, ये सब आपको याद है ना? है तो चलिए आप बताइए हमद किसे कहते हैं। बताइए जल्दी से बताइए हमद किसे कहते हैं? हाँ अभी आपको ये सब चलो तो बताओ तो हमद किसे कहते? सही बताओ। जिसमें खुदा ताला की तारीफ। हाँ, आपको अच्छी तरह से एक मौजू के एतबार से बताया गया था कि जिस नजम में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। जिस नजम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? नात। जिस नजम में बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह के तारीफ मंजुमात की बयान की उसे क्या कहते हैं? मुनकबत। कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें किसी बादशाह कसीदा शख्स के बारे में उसके तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा। तो आपको देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो पहले पीछे है आप पढ़कर याद नहीं कीजिएगा ना तो समझ जाइए कि आपका जो रिजल्ट नहीं चाहती है ना वही आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको अपने से पढ़कर याद रखना, एकदम कॉन्सेप्ट बैठा लेना। जिस तरह से अभी हम 5 लिखवाए, हम तो शबनम कमाली, भाभी जान, सुहेल अजीमाबादी, कटी हुई साख, कमर जहां, आशियाना, निगार अजीमाबादी, एक फरार, सैयद मोहम्मद मोहसिन, आपको एकदम बिल्कुल रेडी रखना है। ये हम थोड़ा सा आपको लिखे हैं, आपको माइंड में सब रखना है। एक बनाना भी एक कॉपी। अब देखिए वक्त नहीं बचा है, किस तरह से तैयारी की जाए आप समझ लीजिए। एक दिन बचा है ना, आप सिलेबस उठाइए, अब अपने पास रखिए किताब को और चालू कीजिए। हमद में क्या सवाल है उसको कॉपी पे लिखिए। हमद में 4 सवाल है, हमद के लिखने वाले कौन है। आप अगर बैठ के एक बार पेज लिख दी तो समझ जाइए कि आप वहां भी लिखिएगा, नहीं तो आपको यहाँ भी वही है तो वहां भी वही रहेगा। आप खुद से सवाल कॉपी पे लिखिए और देखिए कि हम कितना लिख पाते हैं। अगर नहीं यहाँ लिख पाइएगा तो समझ जाइए वहां भी कलम आपका रुकेगा। ध्यान रहे। तो ये पहले वाला आपको हम अच्छी तरह से एक बार और दोबारा बता दिए। अब चलिए दूसरा की तरफ चलते हैं। 6 मजमून आलमी हिद्दत, ये माखोज है। अब माखोज का मतलब क्या होता है? इसका राइटर नहीं है, यानी चुना गया, अखज से निकला है माखोज, यानी इसमें कोई राइटर की बात नहीं की गई है। तो ना इनका पैदाइश पढ़ना है ना इंतकाल पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताया गया था ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा एक बात उसमें और बताया गया था कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो आसपास के जो क्षेत्र होगा कई क्षेत्र डूबने लगेंगे। अच्छा इसकी वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है तो दुनिया की गर्मी, आलमी का मतलब लोग, हिद्दत का मतलब गर्मी। यानी आपको बताया गया था कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो यानी क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश अगर आएगा तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है तो किसको ग्रहण करता है? पेड़ पौधा लेता है। अगर पेड़ पौधा सब सूख जाएगा तो कहाँ पड़ेगा डायरेक्ट उसका प्रकाश? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। लेकिन वहां कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो इंसान की यानी जो आसपास की बस्तियां वो डूब जाएगी। ये कौन सा मसला है? ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको बताया गया था, याद है कि अंटार्कटिक की तरफ से वहां एक पहाड़, बर्फ का बड़े बड़े जो पहाड़ होता है वो जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो उस पर पड़ेगा तो पहाड़ क्या होगा? पिघलेगा। तो पिघलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? आग, पानी। तो आसपास की बस्तियां क्या होगी? डूब जाएगी। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग आपको देखिए और सारा ढेर सारा बात उसमें बताया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय या ग्लोबल वार्मिंग क्या है बताया गया था ना। ग्लोबल वार्मिंग खुद एक हम इंसान इसकी वजह है। यह आपको बताया गया था जमीन ये हमारे लिए एक ऐसा सैयारा है जिस पर ना ही अधिक ठंडा है और ना ही अधिक गर्मी है, यानी वैसा है जिस तरह से हम इस पर गुजर कर सकते हैं यानी रह सकते हैं। ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। एक सवाल और भी देता है, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। संगीन का माना आपको दिया था गाइड में, याद की थी जो गाइड? तश्वीशनाक है। तो तश्वीशनाक का माना क्या होता है भाई? खतरनाक। यानी ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए जब बढ़ेगा तो क्या होगा? खतरा होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए उपाय भी बताया गया। तो बताइए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जादुई मंत्र बताए थे लेकिन इससे पहले कुछ और चर्चा क्या कर दिया जाए कि डॉक्टर ग्लोबल वार्मिंग में आपको बताया गया था कि अगर
ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ेगा। तो क्या हुआ है कि अब हमारे जो पहले ज़मीन थे, जिस ज़मीन में पेड़ थे, उस ज़मीन को हम लेकर पेड़ को वहाँ से काट कर अपना ज़मीन बना रहने के लिए। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण। और पोल्यूशन है, ये गाड़ी वगैरह हो गया जो जिसमें धुआं निकलता है, ये सब भी कारण ग्लोबल वार्मिंग के है। अब बेतहाशा पेड़ की कटाई, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की कारण है। आपको ये आएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आराम से लिख लीजिएगा ना। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय, तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है। पौधा लगाना, सबसे पहले पेड़ वगैरह सबसे ज़्यादा तादाद में लगाना पड़ेगा है। और उसके बाद आपको जहाँ तक हो सके बच्चों सबको भी सलाह देना है कि पेड़ लगाए, और पेड़ कटने से ज़्यादा तक रोका जाएगा। तो इससे हमारे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। अच्छा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक जादुई मंत्र बताए थे, बताइए किसको याद है, पढ़ा दिया गया एक बार, ये तो आपको रिवीजन बच लिया गया। बच्चा 5 पेड़ लगाएगा, एक बच्चा 5 पेड़ लगाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, तो एक बच्चा 5 पेड़ लगाएगा तो कुल 20 लाख बच्चे। हाँ, अगर हमारे स्कूल में, यानी अभी देखते हैं बच्चे, अच्छा एक बार आया था कि पेड़ लगाने पर बच्चों सबका पैसा काहे आया था, आप सोच रहे हैं। देखा स्कूल में कभी कभी मिलता है ना, पेड़ लगाइए, अगर बढ़ जाता है तो आपको पैसा मिलेगा। आया था ना, किस कारण आया था, सरकार इस पर तवज्जो दिया था, यानी पर्यावरण पर हमारे, यानी ग्लोबल वार्मिंग पर, यानी हमारे जमीन के लिए बहुत अच्छा हो। तो यानी आपको बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग बचने का उपाय जादुई मंत्र बताए थे। कौन बताए थे, APJ अब्दुल कलाम। अगर 17 साल के उम्र वाले बच्चे, एक बच्चा 5 पेड़ लगाता है तो कुल कितने पेड़ लगेंगे, बहुत सारा लाखों में पेड़ लग जाएंगे। तो जब पेड़ लगेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मसला क्या होगा, घट जाएगा। ये आपका क्लियर है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से आपको रहा। और ग्लोबल वार्मिंग से आपको एक और 2-3 सवाल आता है जो आप उसको देख लेंगे अच्छी तरह। हाँ, एक सवाल आता है ग्रीन हाउस गैस में, देखिए जो याद आ रहा है आपको बताया जा रहा है, ठीक। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, क्या जमीन के दर्जे हरारत में कितना इजाफा हुआ, आपको इससे पहले डिफिनेशन सब बता दिया गया था। तो 0.75 सेल्सियस डिग्री बताया गया था ना। और उसके बाद से बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग अभी जो आया कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस है, बताइए कौन बताएगा। हाँ, अच्छा पूछेगा कि मीथेन गैस कितना था उसका, 149% था ना। और कार्बन डाइऑक्साइड 31%। तो आपको सवाल डायरेक्ट पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद ये ग्लोबल वार्मिंग आप आएगा तो आप आराम से देखिए, कोई भी सवाल आए तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, आप पढ़ी है ना अच्छा से, उसको आराम से लिख देना है। ग्लोबल वार्मिंग हम जान रहे हैं क्या लिखना है, वहाँ कलम नहीं रुकना चाहिए, ठीक। चलिए अभी ये ग्लोबल वार्मिंग आपका सवाल इससे। अब रिया देखते हैं। अच्छा, रिया के माने आपको बताया गया था ना, रिया का माने क्या होता है, मकर तो गाइड में दिया है, तो कहा मकर के माना आप देखेंगे तो कहा रिया का माना दिखावा क्या होता है, यानी आपको सर सैयद अहमद खां बता रहे हैं कि एक इंसान में अच्छाई है लेकिन वह अपने अच्छाई को उजागर नहीं करता। एक इंसान में बुराई है लेकिन वो अपने इंसान को बुराई उजागर नहीं करता। यानी ऐसा मानिए कि इसमें सर सैयद अहमद का जाहिरी और बातिनी के बारे में बताएं, यानी दिखावा के बारे में। अब एक इंसान ले लीजिए, उसके पास कुछ है नहीं इल्म, वो भी ले रहा है, टंट घंट आराम से चल दिया है और दिखा रहा है कि एकदम हम पढ़नियार हैं। ऐसा देखिए कैसे माहौल में होता है। अभी एक व्यक्ति को देखिएगा कि हमको याद आ जाता है कि वो एकदम जीन्स वगैरह शर्ट पहन के चल देता है स्टेशन पे, और वो अपने आप को RPF समझता है। समझ रही है आप बात को, यानी हम लोगों का अंदर अगर कुछ नहीं है तो हम लोगों का दिखावा करने से कोई फायदा होगा। यानी इससे सर सैयद अहमद खां कौल ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास जाहिरी है, यानी जो लोग हमको देख रहे हैं, मेरा औकात जो है हम उतने ही बताएं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे या ज़्यादा दिखाएंगे तो बाहर दिखा सकते हैं, अपने घर पे तो लोग समझ रहे हैं ना कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी औकात। अच्छा, दूसरे के सामने बढ़िएगा, ये हम इतना पढ़ने में तेज है, उतना पढ़ने में तेज है, बस परीक्षा दीजिएगा रिजल्ट आएगा, कितना तेज थे पढ़ने में है। ज्यादातर दिखावा होता है, ये सब दिखावा बहुत ज्यादा कहाँ होता है, लड़के और लड़की के मैटर में और ज्यादा दिखावा होता है।
कि अरे हम तो तेजे हैं, अब कैसे पढ़ना है, अब बैठना है, ऐसे कलम चलाना है कि ताकि अरे वो लोग देखेगा ना तो हमको लगेगा कि पढ़ने वाली है, और लड़का भी क्या कहेगा कि हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब दिखावा हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हमारे पास असल में चीज़ है वही दिखाना चाहिए, ना कि हमारे पास है कुछ और आप दिखा रहे हैं कुछ और। ठीक। और सर सैयद अहमद का एक आपको असल बात बता दे, इसमें नमूना किनको बनाने के बोले पता है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, यानी किसको बनाने को बताया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी किसको बुलाया है, बनाया है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, यानी आइडियल और नमूना किसको बनाया है? किसको बनाया है? बोलिए जल्दी से। अरे नाम भी लेना, बताइए कितना इबादत का काम है। किसको बनाया है? बोलिए। हाँ, और उसका बताया है कि इसमें कि आपको अगर नमूना और आइडियल भी बनाना है तो किसको बनाना है? किसको बनाना है? बोलिए किसको बनाना है, बताइए। हाँ, किसको बनाना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखिए आप डरिए मत, आराम से, जो आपको पहले तो आपको बता दिया जा रहा है तब आपको क्या डरने की जरूरत। तो यानी जो आइडियल और नमूना है हम लोगों को भी ज़िंदगी में अपना किसको बनाना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह से काम करें कि जो हमारा काम हो वही लोगों के सामने बताएं, ना कि हमारे पास है कुछ और दिखाए कुछ और। तो ये क्या होता है, कहा गया है कि आपकी बुराई आपकी अच्छाई साबित नहीं करना पड़ता है, जब वक्त आता है तो खुद साबित हो जाता है। यानी वक्त बहुत अच्छा एक सीख है हम लोगों के लिए, जब वक्त आता है तो खुद पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए हमको दिखावा करना चाहिए नहीं, यानी रियाकारी, रिया हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसमें और बताए हैं कि दोस्त और दुश्मन के बारे में बताए हैं। क्या बताए हैं कि अगर एक दोस्त है, अगर वो दोस्त अपना दोस्त लगाव रख रहा है तो हमारे दोस्त का क्या करेगा? बड़ाई करेगा और बताएगा कि वो बहुत पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा है लड़का, और बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है। तो उससे क्या होगा? उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि चलो हमको तो बताया जा रहा है कि हम तो पढ़ने लिखने में तेज, अब क्या पढ़ने की जरूरत है। लेकिन बताइए दुश्मन भी होना जरूरी है कि नहीं होना है? जरूर। अगर दुश्मन रहेगा, अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, इस पे कोई अगर कमेंट करे, तंज करे कि ये गलती है, तो हमको ये नहीं बताना है कि सही है ना, ठीक है, हमको और सीखना है कि चलो यहाँ गलती बोले हैं, अब की बार से सही बोलेंगे। यानी हमको ये सीखना है क्या कि जहाँ दुश्मन आपको अटैक करे वहां से आप सीखिए, ना कि आप उस पर चढ़ जाइए। अच्छा बात है। इसलिए एक लिखे हैं बशीर, जो लिखे, क्या लिखे? दुश्मनों से मेरी मुखालिफत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। यानी मेरा दुश्मन मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब दुश्मनी करेगा हमसे तो मेरा बुराई करेगा, और जब बुराई करेगा तो हम बुराई को क्या करेंगे? सुधार लेंगे। एक दोस्त क्या करता है? वो कहता है कि एकदम लगे रहता है अपने दोस्त में, अरे ना वो है ना बहुत पढ़ने में तेज है, वो है ना बहुत पढ़ने में तेज। अब इससे उसका क्या होगा? मनोबल बढ़ जाएगा। वो पढ़ने वाली भी होगी, कहाँ पढ़ना है, मेरा दोस्त सब तो ऐसे ही कह रहा है कि हम पढ़ने में तेज हैं, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो आपको ये सब भी बात ख्याल रखना है कि हमको दिखावा नहीं करना है। तो आपको हमको लगता है कि रिया से आएगा, आप इस पर मजमून लिखने तो आप आराम से लिख दीजिएगा। देखिए एक छूट रहा है, याद पड़ा अभी आपको कि सर सैयद अहमद खां के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। देखिए कम लिखे हैं, आपको बातों पर ध्यान देना है कि क्या इससे समझिए नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब चलिए, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी, पहले आपको बता दे रहे हैं सब, तब पूछेंगे। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई, ठीक। और उनके वालिद का नाम देखिए दो देता है, एक मीर तकी, एक मीर मुत्तकी। आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा शायद, तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा मीर तकी पर फोकस करना है। लेकिन उतना सवाल इससे आएगा नहीं क्योंकि ये निसाब में नहीं है, ठीक। वालिद का नाम हो गया, वालिदा का नाम सर सैयद अहमद खां का था इज अजीजुन निसा बेगम। क्या था? अगर गालिब का वालिदा का नाम पूछे तो कौन बताएगा? हाँ देखिए, तो ये अच्छा लगा हमको, ऐसे ही आवाज आना चाहिए। क्या था गालिब के वालिदा का नाम? फिर भी हाँ, जहाँ ते लगे तो कह देना है गालिब। अगर अजीजुन तो किसका होगा? सर सैयद अहमद खां का। अगर कहेगा कि आपको अजीजुन निसा बेगम तो सर सैयद अहमद खां के वालिदा हो जाएंगी। अगर कहेगा इज्जतुन निसा बेगम तो किसका हो जाएगा?
गालिब के बारे में अभी बाकी है, हो सके तो तीसरा पार्ट में आपको गजल तशरीह एक वीडियो और बना दिया जाएगा, ताकि वो सब किताबें खत्म हो जाए 3 वीडियो में ना है। तब आपको पढ़ना नहीं है, खाली रखे रहना है, उसको परीक्षा देने जाना है। चलिए देखते हैं आगे। तो सर सैयद अहमद का किताब भी लिखे हैं, इनका किताब भी है, बताएं आपको किसको याद है। एक रिसाला भी लिखे हैं, देखिए अभी यादें पड़ रहा है। अब देखिए ये ना हुआ, अच्छा बात। देखिए आप बता दिए, रिसाला का नाम क्या है उनका, पूछता है ये तो कभी कभी परेशान सवाल करता है कि 12 क्लास से लेके और सब गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछता है कि रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक, और बताइए सर सैयद अहमद का किताब के नाम बताइए। चलिए चलिए बताइए, आपको बताया गया था 2-3 बताया गया था, जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद का किताब के जल्दी नाम बताइए। चलिए कौन बताएगा, बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। एक आपको हम बता देते हैं जब तक, असारुस सनादीद, अब आपको याद पड़ जाना चाहिए। हाँ देखिए यही होता है पढ़ाई, कि जब एक याद आ जाए तो उसके बाद से हमको पूरा याद आ जाना चाहिए। देखिए आपको एक का नाम है असारुस सनादीद, एक कौन है, असबाबे बगावत हिंद, ठीक है। तो आपको 2 ही याद रखना है इनसे, ठीक। और एक बात याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब पूछता है कब मिला, 1878। बस यही याद होना चाहिए। इस तरह से 12 क्लास में पूछ रहा है। देखिए आपको बिल्कुल जब परीक्षा देने जाना है तो आपको घबराना नहीं है, समझ जाइए कि हमको सब प्रश्न आ रहा है, जवाब दे। कैसे लिखाया है मैथ इंग्लिश में, इसमें भी सब लिखाएगा, भर गया था ना कॉपी, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्लियर हुआ किससे, सर सैयद अहमद खान के। और सर सैयद अहमद खान के कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसमें सर सैयद अहमद खान के वालिदा का नाम हो गया, वालिद का नाम हो गया, और इनका रिसाला भी हो गया। और सर का खिताब कब मिला था, 1878 में, 1878 में हुआ मिला था इनका खिताब। अब देखिए, अब इससे आपको अगर सर सैयद अहमद खान पे कभी कभी मजमून भी देता है तो आप आराम से लिख सकती हैं। एक और देखिए, पहले मोहम्मदन इंग्लू इंटर कॉलेज था इनका, उसका नाम बदल कर क्या रखे, कौन बताएगा, बताइए। पहले इनका कॉलेज जो था एक मोहम्मदन इंग्लू इंटर कॉलेज नाम था ना, बताइए इसका नाम बदल कर। आपको देखिए पढ़ाते वक्त सब बताया गया था, अब इसमें शॉर्ट बताया जाएगा, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखते हुए देखा जाएगा, ठीक है। तो बताइए उसका नाम क्या रखे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना, हाँ है याद बताने को, हाँ। चलिए तो इससे ये हो गया। अब चलिए अदब की पहचान की ओर। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अब्दुल मुगनी। सामने भी तो है, अभी पूछेंगे, फिर भाभी जाने वाला भी, उसमें भी सब पूछेंगे, है हाँ। तो ये अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अब्दुल मुगनी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। आइए देखिए, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। आपको ऑब्जेक्टिव जो डाला गया है आज, उसमें से देखिए, हम आपको अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे कि आप जितना वीडियो डालें आप देख लीजिए। अभी नहीं कहेंगे कि VVI मोस्ट, चाहे आप पढ़ लो तो पास हो जाओ। आप परीक्षा दे लीजिए, आप फिर आइए, एक बार दोबारा आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप बताइए। हम अभी नहीं कहेंगे ये आएगा वो आएगा, नहीं, आप एक बार पहले वीडियो देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो देखिए, और फिर जो गेस अभी बताएंगे 2 नंबर वाला सवाल मुक्त, बस आप अभी देखिए और एग्जाम के बाद एक बार देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि छोड़ो ना, इतना लंबा कौन प्रोसेस करने जाएगा, जवान आएगा ठीक ही है क्या। तो ये आपको ख्याल नहीं रखना है, हमको देखना है, पढ़ना है जब, तो कॉन्सेप्ट बैठा लेना। अभी हम इसका बुलवाएंगे, एक को बुलाएंगे, अब बुलवाएंगे मिटकार के, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। देखिए अदब के हवाले से पहले अब्दुल मुगनी के बारे में देख लेते हैं। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, 1935 में, 34। देखिए तो आप लोगों को तो याद तो है, कब हुआ, 1934। ओ देखिए याद आ गया ना, 1934। और इनका इंतकाल कौन बताया, 2006, राइट बता रहे आप। अच्छा ये और बताइए, इनका किताब लिखिए, वो नाम बताइए आप। ज्यादा अतदाल, नुक्ते नजर, महर वक़्तार, तस्कील जदीद। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी एक और आप नाम भूल गए, तश्कीले जदीद और ज्यादा अतदाल। 2 को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पूछता है कि जदीदे तश्कील या ज्यादा अतदाल किसका लिखा हुआ किताब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी से। ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी से सवाल हुआ। अब इनका पैदाइश कब हुई, 1934 ईस्वी। इंतकाल कब हुआ, 2006 में। इनका किताब का नाम ज्यादा अतदाल और तश्कीले जदीद। ये 2 ज्यादा बहुत मशहूर पूछता है आपको टेस्ट लेते वक्त, यानी जब दिया भी गया था लिखने के लिए, तो आप
आपको ध्यान रखना है, शाहबाज वगैरह वो सब भी बताया गया था आपको। चलिए ये अदब की पहचान से हवाले से कुछ बयान कर दिया जाए। उसके बाद देखिए आपको बताया गया था कि अदब को जानते सभी लोग हैं लेकिन पहचानते कम लोग हैं। अदब के लिए आपको बताया गया था कि एक मौजू होना चाहिए उसके लिए भी खास, जिस पर उसमें बताया जाए। और अदब के हवाले से आपको ढेर सारा बात उसमें भी बताया गया था कि अदब क्या चीज होता है। अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते यानी देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि अरे हमको कहाँ रहना चाहिए सही से, तो जब देखिए मेहमान आएंगे तो हम लोग सही से रहेंगे। चाहे कहीं जाएंगे पढ़ने तो हम लोग दुपट्टा सर पे रखेंगे। आप बाहर चलिए ना, खोल के चलेंगे क्या, अब कोई देखने वाला थोड़ी है, कोई देखने वाला है। अब ध्यान रखना है। तो ये क्या है, हम लोगों की अदब है, नहीं जानते हैं हम लोग की अदब क्या है, लेकिन फिर भी अदब का एहतराम नहीं करते हैं। तो ये अदब के हवाले से आपको पहले भी बता दिया गया बहुत सारा, तो ये अदब के हवाले से अब रहने दीजिए, ठीक है। उसमें आपको बताया गया, उससे भी आप देख लीजिए, ठीक। बता दीजिए आप। आगे देखिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये क्या लिखे हैं, हिंदुस्तान आइन के मैमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं इनके पैदाइश से, 1956 में हुआ ना पैदाइश। हाँ देखिए तो याद तो है। अब 1956 में क्या हुआ है, इंतकाल। देखिए याद तो है, जहन में तो आ गया, हम ही भूल रहे थे का। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको क्या बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको शुरू से ही उनका खानदान क्या था पूछता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, महार खानदान। हाँ देखिए जवाब आएगा तब तो हम खुश से रहेंगे आप लोगों को। अब पूछता है कि महार खानदान से। अब महार खानदान के लोगों को उस वक्त जो था बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। आपको बताया गया था, आश्चर्य आप सुन के हो जाइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब छोटे थे तो ना ही इनको मंदिर में जाने दिया जाता था, ना ही अपने तालाब या कुओं से पानी भरने दिया जाता था। यानी इनको लोग अछूत मानते थे। अगर कहीं स्कूल में भी जाते तो भेदभाव, बच्चा तो बच्चा, असातिज़ा भी करते। असातिज़ा बोले तो टीचर। देखिए हाँ अच्छा है, टीचर भी भेदभाव करते थे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाते अपने खाना लेकर टिफिन वगैरह में, तो जब बच्चा को देखते तो बच्चा सब के पास बैठते तो वहाँ से बच्चा क्या करता, उठकर चला जाता। यानी उन लोगों को अछूत मानते थे। यानी एक समझिए कि हमारे समाज में रहने लायक वो लोग नहीं थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब से चमके, संविधान जब से मैट्रिक का इम्तिहान पास करना आपको बताया गया था कि उस वक्त बहुत कठिन था। अगर कोई भी उस दौर में अगर मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है तो उसको क्या समझा जाता था, बहुत महान समझा जाता है। आपको बताने पर सब याद पड़ रहा है, पहले वाला सब आप लोग भूल गए। क्योंकि चैप्टर आपको एक एक चैप्टर अच्छा से एक एक दिन लेकर बताया गया था, है लंबा समय। देखिए अभी शॉर्टकट में हम लोग बता रहे हैं कई दिखावा के लिए ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से सवाल आएगा तो आप लिख दीजिएगा ना। और बहुत सारा बातें, वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए अब आगे भी देखना है। और कुछ गेस सवाल भी बताना है आपको, 2 नंबर वाला। फिर कॉपी कैसे लिखना है भी बताना है। तो देखिए ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में बस इतना समझना है कि अच्छा भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास कब किए थे, किसको याद, 1908। देखिए वाह वाह, राइट। देखिए अच्छी बात है, आप लोग का याद है। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा इंशाल्लाह। क्या लाइएगा ना, बोलिए हाँ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, 1908 ईस्वी में। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अभी तो छोड़ दे रहे हैं, अभी याद आया आते आते में, इनका वालिद का नाम, वालिदा का नाम और दादा का नाम भी दिया है, दिया है ना। चलिए अब हम पारा पारी पूछते हैं सबसे। आप बताइए वालिद का नाम क्या था, यही सब सवाल आएगा। आप में से किसी को याद है? यस, चलिए आप बताइए। रामजी मालूजी अच्छा बोला तो राम जी मालू जी सकपाल, ये किसका नाम था, भीमराव अम्बेडकर के वालिद का। दादा का नाम क्या था, मालू जी। इनकर अम्बेडकर क्यों लगा आपको बताए थे ना, अम्बेडकर क्यों ये लगने लगा इनमें, इनके परदादा जो थे कहाँ के रहने वाले थे, अम्बवाडे। ख्याल में तो आ रहा है बताया हुआ चीज। देखिए तो
ये ना अच्छा बात है। तो ये हम वार्डे कराने वाले थे, इनके लिए ये लगाए थे। पहले अजीब सा लगाते थे, अम्बेडकर इनको लोग कहकर बोलते थे, लेकिन बाद में इनको अच्छी तरह से इनको भीमराव अम्बेडकर रखा गया, ठीक ना। अब अम्बेडकर भी लिखाता है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये अम्बेडकर नहीं है, समझ जाना कि यही अम्बेडकर है। आपको वीडियो में बताया गया था कि जैसे मैं फरार की जगह क्या दे दिया है, फराज, तो क्या समझना है, फरार समझना है, और उसमें ऑप्शन दिया है तो आपको चुन कर अच्छी तरह से टिक लगा देना है। तो भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल, वालिदा का नाम कौन बताएगा, बताइए जल्दी से। भीम भाई, देखिए अच्छा आवाज आ रहा है, सबको क्लियर है ना। भीम भाई क्या था, किसका वालिदा का नाम थी, इज्जतुन्निसा बेगम किसका वालिदा का नाम था, बताइए। गालिब। चलिए देखिए आ तो रहा है, सही से आ रहा है। चलिए अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये, हाँ इनके बीबी का भी नाम आ गया। देखिए तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सुंदर। कभी कभी पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखे, तो सब लिख दीजिएगा ना, दादा दादी सबका, माता पिता। हाँ देखिए तो ख्याल तो है, लड़का तेज है। तो यानी अगर वालिदैन कहेगा तो वालिदैन का अर्थ आपको बताया गया था ना, क्या होता है वालिदैन, वालिदैन मतलब माता, ऐसे दिखा रहे हैं दोनों, हाँ यानी एक तो हो जाएंगे वालिद, एक वालिदा, इसी को क्या कहा जाता है, वालिदैन। अभी देखिए शादी में भी मसला आता है कि जब देखिए हम एक पीछे लड़की खड़े थे, आपको बुलाया गया था कि थोड़ा खड़ा रहिएगा ना पीछे वाला, लड़कियां का नाम बताते रहिएगा। आए थे देखने लोग मेहमान सब, तो क्या कह रहे थे ना, जब लड़कियां से पूछा गया कि वालिद का नाम, तो ये लड़कियां हमारे तरफ से सर अब्बा की अम्मी की। अब बताइए ला, अब देखिए ये क्या है, कमियां आप लोगों को पढ़ने की कमियां है। तो हमसे पूछे, हम बोले कि वालिद अब्बा के नाम बताओ, तो वालिद का मतलब क्या होगा, अब्बा। वालिदा का मतलब हे लगा तो वालिदा, अम्मी, वालिद रुक गया तो अब्बा, ये नु लग गया तो दैन, वालिदैन, तो क्या हो जाएगा, दो, इजाफा होते जाएगा, इसमें तादाद बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब ये रामजी मालूजी सकपाल, रामाबाई, भीम भाई, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से और सवाल नहीं पूछे आप, क्या बताइए, भीमराव अम्बेडकर की शादी कितने, हाँ देखिए तो आप याद पढ़ा दिए। चलिए इसका आंसर आप ही लोग बता दीजिए, फिर हम बताएंगे। हाँ बताओ, मतलब 9 बरिस। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा भीमराव अम्बेडकर कितने बरस के थे ये पहले बताइए। हाँ 9 बरस की लड़की से। और नाम क्या था उनका बीबी का, भीम भाई ना, अच्छा रामाबाई। भीम भाई हम लोग वालिदा देखे थे ना, जेल से निकल रहा है लग रहा है, तो आपको याद हो गया है। तो ये देखिए ठीक, अब आगे चलते हैं। ये उर्दू ड्रामा और आगा हस्र, ये लिखने वाले कौन है, लतीफुर रहमान, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हस्र। आपको बताया गया था इसमें उर्दू का शेक्सपियर कौन है, आगा हस्र। कोई ड्रामा का नाम बताए थे, 2 ड्रामा का नाम कौन बताएगा या कौन बताएगी, बताइए आप लोग। रुस्तम सहरा और आगा हस्र। हाँ ये हो गया, लेकिन और बताए थे आपको, खून लाल है तो उसको सफेद कर दीजिए, सफेद खून हो गया ना। 3 ड्रामा आपका याद हो गया नाम, उर्दू ड्रामा और आगा से एक शामिल निशान में दिया जो हो जाएगा, और एक का हो जाएगा आपको सफेद खून को क्या कर देना है, लाल से सफेद, और उसके बाद एक और रुस्तम और ये अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखा। अच्छा एक बात बताइए कि पूछता है कभी कभी आगा हस्र की पैदाइश कब हुई थी, किसी को याद है, 1889। देखिए 2 आंसर आ रहा है। आप बताइए 1889। हाँ देखिए यही राइट आंसर होना चाहिए, 1800। इंतकाल भी दिया पटना में 41 में। अच्छा तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप पहले ध्यान दीजिए। यही देखिए लड़कियां में यही कमजोरी है, पहले आप सुनिए, अच्छे से सुनना सीखिए। ये ड्रामा निगारी का पूछा गया है ना, तो ड्रामा ने उर्दू ड्रामा आगा हस्र का बारे में बात किया जा रहा है। तो आगा हस्र के पैदाइश कब हुई, आगा हस्र की पैदाइश कब हुई, 1800। इंतकाल 1956 में आ भी गया तो किसका हुआ था,
इंतकाल। तो ये उर्दू ड्रामा निगारी से आपको देखिए पूछता है, उर्दू ड्रामा निगारी का स्टेज का ये आपको एक सवाल पूछता है कि ड्रामा निगारी की जो है उसका लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा कहाँ होता है? स्टेज पर। और आपको ये ख्याल रखना है कि ड्रामा जब भी होता है तो उसमें किरदार होता है। आपको ड्रामा क्या है या किसे कहते हैं बताए थे ना? ड्रामा में क्या होता है? किरदार होता है, उसमें एक मौजू होता है, उस मौजू के बाद उसको क्या किया जाता है? ड्रामा को बयान किया जाता है, और जो टॉपिक लिया जाता है वो टॉपिक को पहले से आपको अच्छी तरह से, अभी देखिए आपका शामिल निशान में पढ़ रही है, आप जाइएगा परिचय दीजिएगा, ओ आया है, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, चलो ये दिमाग से। कितना महंगा क्वेश्चन दिया है। महंगा कब होता है? जब हम लोग पढ़े नहीं होते हैं। अभी आप लोग जाइएगा तो बस भूल जाइएगा। बोले हैं कि आपको लिखना है बैठ के, आप फिर हमको भेजना भी है कि देखते हैं कौन कौन लिखा है। अभी हम करेंगे, रुक जाइए आपको। चलिए ये उर्दू ड्रामा लतीफुर रहमान के पैदाइश कब हुआ? चलिए आप लतीफुर रहमान से कुछ समझ 1941। नहीं जैन में नहीं आ रहा, कोई कह रहा 1941। 1941 का तो इंतकाल कब हुआ है? इंतकाल देखिए आप जल्दी से बताइए। चलिए आप बताइए नहीं दिया पैदाइश 1941। लग रहा है लड़की सब गलत है कहा। अच्छा उसको लोगों को संतुष्टि कर लेंगे, हो गया आप लोगों का। तो अब कंफर्म याद हो गया। देखिए जो आपको बताया जा रहा है वहाँ मत आप उस हमेशा किताबें गड्ढे का सहारा लीजिएगा। ये तो हम थोड़ा सा लेवे किए हैं आपको बताने के लिए, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ लिए, इसको खाली सहारा बनाना है बस। ठीक, तो ये देख लेना है आप। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, उसको बंद कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा आपका लतीफुर रहमान के पैदाइश कब हुआ? कब इनका इंतकाल दिया है? कभी देख के आपको फंसा देगा, जिसमें इंतकाल दे देगा 1956, 1898। देखिए सर सैयद अहमद खां के बारे में बताया गया था कि इंतकाल उनका छोड़ दिया गया था ना। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 ईस्वी में। ठीक, सर सैयद अहमद खां का उस वीडियो में आपको बता दें कि कमर जहां का वालिद का नाम छूट गया था। जब हम खुद अपना वीडियो देखें, अरे भाई इसमें छूट गया है तो इसको डालना चाहिए था। कभी कभी जेल से निकल जाता है तो आपको भी ख्याल रखना है। कमर जहां का वालिद का नाम क्या था बताइए, इसमें चर्चा कर लेते हैं। सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक इनका वालिद का नाम था। इनका पैदाइश 1951 से 52 में। क्या लिखा है? तो कटी हुई शाख, उसके बारे में बता दिएगा। चलिए था अब बन कीजिए। अब है ना इधर ध्यान दीजिए कि जो ये आपका अभी किसके बारे में बता रहे थे? लतीफुर रहमान है। लतीफुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में, और इनका इंतकाल नहीं दिया है। और उर्दू ड्रामा आगाह निगारी के बारे में, ड्रामा निगारी के बारे में भी आपको हल्का फुल्का बता दिए कि ड्रामा क्या होता है। उसमें किरदार होना चाहिए, उसमें किसी मौजू को होना चाहिए, फिर उसको एक स्टेज होना चाहिए। अगर इससे सवाल पूछेगा तो ये सब भी आपका आ ही जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अब गद्दार कहीं का देखिए आगे आर्यभट्ट का लिखने वाले माखोज सब में दिया है, तो समझ जाइएगा कि इसका अखज से निकला हुआ इसका राइटर कोई नहीं है। अब आइए इसमें आर्यभट्ट, इससे तो बहुत ज्यादा आपको सवाल बताए थे। अब बहुत ज्यादा एक दिन लगा था, और कब? जब ग्रहण भी होने वाला था, लेकिन हुआ भी नहीं। कब ग्रहण होने वाला था? नहीं पूरा डेट 12 क्लास में पूरा पूछ दिया है तो आपको एकदम, इसीलिए हम आपको शताब्दी में नहीं जैन में नहीं। अब हम बता रहे हैं 22 जुलाई 2009 कितना बज के कितना मिनट में लगने वाला था? 5:29:58 ये ग्रहण लगने वाला था। इससे पहले आपको बता दें कि आर्यभट्ट के पैदाइश कब हुई, कौन बताएगा? याद है आपको? इंतकाल 564। अब पूछेगा आर्यभट्ट के टोटल उम्र कितने पाए? तो 80 नहीं यार जन्म नहीं। अब आप लोग मैथ लग रहा है कि परीक्षा हो गया तो मैथ भूल गए आप लोग। तो सूत्र याद है तो ये बस जोड़ने घटाने में आप भूल रहे हैं। कितना साल हुआ बताइए आर्यभट्ट का पैदाइश? उम्र कितना पाए? 64। इतना देर लगेगा?
8 8 कितना होता है? 88। फिर एक बार जोड़िए घटाव कीजिए तो सही है। देखिए देखिए जल्दी जल्दी से कीजिए। 566 564 और 400 क्या करना है उसमें? क्या कीजिएगा तो निकलेगा? कितना आ रहा है? घटाने में भी देर लग रहा है मैथ में भी ऐसे ही देर लगता है। ओए दा कहीं। चलिए अब बंद कीजिए, निकला चाहे नहीं। कितना आया? 88 आएगा। आप बोल का इतना रहे थे 80 हो गया। 8 8 कितना होता है? 88। ठीक। अब इससे सवाल आपको भीमराव अम्बेडकर पूछता। भीमराव नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए? अब बिहार में कहाँ? दीमापुर। अच्छा दीमापुर याद आया तो ये ग्लोबल वार्मिंग में चला जाना चाहिए ना। नागालैंड के किस शहर में मुनक़द हुआ था? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग। देखिए छूट रहा है सवाल ना, इसमें छोड़ दिए थे ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये सब आपको याद है ना ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये आर्यभट्ट के पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में। कहाँ हुआ था? पटना से पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर अंदर में हुआ था। ये अपना तजुर्बा का कहाँ का? तेलंगाना। तेलंगाना क्यों चुने? तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तारे गिनने। अच्छा काहे वहाँ की काहे के तारों सैयारों के बारे में अच्छी तरह से वहाँ से मुआयना किया जा सकता है, इसीलिए वो वहाँ जगह चुने। इनका पैदाइश मसूरी में भी बताया गया था। मसूरी में 30 किलोमीटर अंदर भी दक्षिण से बताया गया था। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट के पैदाइश कभी कोई पूछता है कि बिहार में, नहीं तो आपको एक पटना के जिला है, क्या नाम है? खगोल। खगोल के माना भी पूछता है इल्मे नुजूमी और इल्मे रियाजी। किसको भी कहा जाता है? 0.0 कौन इसका? नजमे इशारिया। ये सब किसका? कौन? सबसे पहले बताए थे कि दुनिया गोल है। आर्यभट्ट। गोल की बात है तो 0 कैसा है? गोल। अब पॉइंट दशमलव। तो ये आपको इससे आर्यभट्ट से सवाल है। अब आया सूरज ग्रहण। तो सूरज ग्रहण का माना क्या होता है? सबसे पहले आपको बताया गया था उस वक्त बोर्ड पर लिख के पूरा बताया था डिफिनेशन से। ये थोड़ा बताया ग्रहण का माना क्या होता है? बताएं जल्दी बताएं। ग्रहण का माना क्या होता है? आप बताएं। ग्रहण का माना पर्दा पड़ जाना। अब याद आया, आपको लिखा भी गया था बोर्ड पे। ग्रहण का माना क्या होता है? एक सवाल आपका याद हुआ। अब देखिए आर्यभट्ट से और सवाल आपको पूछता है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा का कहाँ कायम किया? तो तेलंगाना ही क्यों चुना? क्योंकि वहां से तारों का मुआयना अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब देखिए थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए कि आर्यभट्ट तेलंगाना क्यों चुने और वहाँ क्या होने वाला था। आपको अच्छी तरह से बताया गया ना था कि 22 जुलाई 2009 ईस्वी को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला था और सभी को बुलाया गया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लेकर कई साइंसदान भी वहाँ कैमरा लेकर अच्छी तरह से पहुंचे थे। काहे के लिए? जब ग्रहण होगा तो उसको देखा जाएगा सबसे बड़ा। कितना बज के कितना मिनट में होने वाला था? सब लोग कहाँ पहुंचे? तेलंगाना के अस्पताल में, जो आज सरकार के द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया था। लेकिन बताइए अभी हम आपको जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, आपको इससे पकड़ लेना है। ठीक, तो आपको बताइए कि ग्रहण जब लगने वाला था तो सभी लोग एकजुट हो गए। 5 बज के 10 मिनट हो रहा है, 12 मिनट लोगों में सवेरे नहीं हो रहा है। बताए थे ना, सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग अब कैमरा कोई लगाया है, ऊपर की ओर निगाह देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त शाम सुबह का वक्त क्या हो गया? बादल छा गया। सब चरिंद परिंद अपने अपने घोंसले में चले गए और हल्का हल्का धीमे धीमे बारिश होने लगा। इसके कारण सूरज ग्रहण नहीं लगा। बताइए सूरज ग्रहण के बारे में ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा बताइए सूरज ग्रहण किससे कहते हैं? सूरज ग्रहण कब लगता है? कौन बताएगा? चलिए बताएं। जब पृथ्वी और चांद के बीच पृथ्वी जब चांद और सूरज
एक साथ होते हैं तब सामने होते हैं तब देखिए आप लोग कब से बोर्ड पे ध्यान देते हैं ना, देखिए एक बार और बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका इसका आंसर। अच्छा, अब एक आपको लिखवाया गया है कॉपी में, सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है तब चांद। पृथ्वी का गदा जमीन सूरज के बीच चांद आ जाते हैं तब। देखिए लिखा तो हुआ है सर, अब पढ़ के बताने में क्या है। तो जमीन, तो यहाँ हम लोग जमीन, देखिए इसको इस तरह समझिए, ये जमीन लिखा है तो ये जमीन बना देंगे, जमीन ऐसा ही होता है ना, और बनाने के मुताबिक, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक जमीन हुआ, क्या करो, सूरज के बीच, तो सूरज कहाँ होना चाहिए, ये क्या हो गया आपका सूरज, यहाँ क्या आ जाएगा, चांद। तो अब बताइए कौन सा ग्रहण होगा, क्यों होगा, ये बीच में आ रहा है, जब सूरज ग्रहण दिखेगा जब चांद में बीच में आएगा तो ये क्या होगा, सूरज ग्रहण। आपको सूरज ग्रहण क्लियर है, अब नहीं ना भूलिएगा। इसी तरह से चांद ग्रहण, सूरज के बीच में जमीन आ जाए, चांद और सूरज के बीच, तो चांद पहले यहाँ का बनाइएगा, चांद, फिर क्या कर रहा है, सूरज के बीच जमीन, ये क्या है, यहाँ क्या बनेगा, सूरज। तो आप अच्छा सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, चांद के पास अपना प्रकाश है, नहीं है, तो किससे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। तो जब बताइए कि ये बीच में पृथ्वी आ जाएगा सूर्य से, तो चांद पर प्रकाश जाएगा नहीं। तो आपको क्लियर हुआ चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। अब बता दीजिएगा ना, अब इसको मिटकारेंगे आप फिर पूछेंगे लास्ट का, यस। अभी खड़ा हो जाते हैं। चलिए आप बताइए तो सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, समझ में नहीं है आपको, जमीन और सूरज के बीच, देखिए एक बार और समझिए, जमीन और सूरज के बीच जब क्या आ जाए, देखिए एक तो आप तो तीन को आपको कंफर्म लेना है, एक जमीन, एक सूरज और एक चांद, यही तीनों पे आराम से कर देना है काम, तीन को लेना है और किसी पे कर देना है काम। तो सूरज, जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, सूरज ग्रहण होगा, और चांद और सूरज के बीच में जमीन आ जाए तो कौन ग्रहण होगा, चांद ग्रहण। अब हुआ, अब फिर पूछेंगे लास्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं आर्यभट्ट से। देखिए सुनिए अब ध्यान दीजिए। अब आर्यभट्ट से सवाल लगभग आपका मुकम्मल हुआ, थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए आर्यभट्ट का पैदाइश कहाँ हुआ, क्लियर है। आर्यभट्ट ने क्यों बनाया तेलंगाना में, वहां से तारों का मुआयना करना, फिर से ग्रहण कब लगा, ग्रहण का माना क्या, ये सब आपको एकदम एक्सेप्ट हो गया। अब कल परीक्षा देने वाली है और कल याद कीजिएगा कि हाँ ये तो पढ़ाया गया था, लिखेंगे कैसे। आज लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बैठिए, अब तो कुछ काम है ये नहीं है, ना तो बाहर होकर मुंह ताकिएगा, इधर उधर घूमिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ गेस्ट सवाल की ओर है। तो लाइए जो हम आपको गाइड दिए हैं ना, खरीद कर लाइए। देखिए ये गाइड, और आपको बता देते हैं गाइड प्लस में जो 12 क्लास का भी हम गाइड दिए थे खरीद के, उससे लगभग पूरा सवाल समझिए ऑब्जेक्टिव आया था। लेकिन वो लोग बच्चा क्या फेरा में था कि 100 को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे हो ही रहा है, उसी में बुझा गया था। हालांकि मार लिया है, एक बच्चा 50 में 50 भी 12th क्लास में मारा है, एक बच्चा का 2-3 गलती हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव मार लिया है। इसमें देखिए बच्चे सबका ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ी नहीं है, पढ़ाने में भी किस्सा समझ में आता है, बस आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ है, तो लिखने में ना। तो थोड़ा काहे लिखने में प्रॉब्लम है भाई। तो हम लोग कब पढ़ने आते हैं, जब 10th क्लास में आएंगे ना, तो चलो अब उर्दू पढ़ने चलते हैं ना, किताब लेकर। पहले से तो हम लोग सोए रहते हैं। ये बहुत माजरत की बात है कि हम लोग को पिता माता भी, वालिद वालिदा भी क्या करते हैं कि कब पढ़ने के लिए कहते हैं उर्दू, जब 10th क्लास में जाएंगे। तो देखिए आप उर्दू को अपने भाई बहन को कहिए कि हमको पहले से ही उर्दू पढ़ना चाहिए, ताकि अगर आप, हम बोले थे ना एक बात कि जिसको पढ़ने लिखने आएगा उर्दू सही से, उसको हम 90% लाने का चांस रखते हैं। सिर्फ पढ़ने, आपको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, यानी मेरा जो स्टूडेंट शागिर्द है उसका आने का वजह एक ये भी है कि अगर आपका पढ़ने लिखने आ रहा है, आप हमारे पास ज़्यादा महीना मत पढ़िए, कुछ ही महीना पढ़िए, देखिए आपको रिजल्ट फाइनली 90 से ज़्यादा आएगा। आया भी है, ये आपको मिसाल है ना, किसका कितना नंबर आया है 12th 10th में भी, तभी लग रहा है कि आप लोग आएंगे ना है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ये चलिए आपको कुछ गेस्ट सवाल आपको बताते हैं। देखिए जो बोलेंगे आपको वही देखना है।
चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, इसको बाद में रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप अच्छी तरह से उसको लिख भी लीजिएगा। इसी में सवाल आपको आएगा, ध्यान रखिए। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसलिए बोल दिया है कि पहले पढ़िए, अब परीक्षा देने के आने के बाद वीडियो देखना है ना। तो मैंने पहले भी देखना है ना। चलिए आपको सवाल बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसमें आपका जिम्मेदारी है। देखिए अब हम आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए लगभग जो आपको हल्का फुल्का चीज है वो हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले सवाल जैसे में आपको कौन हल्का लगता है, शबनम वाले कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सुहेल अजमेबादी का लिखे हैं, ये सब हल्का है, ये सब आ जाना चाहिए। हम आपको वही बताएंगे जो थोड़ा हार्ड हो, कठिन हो, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अभी देखिए अभी हम टेस्ट भी ले लेंगे। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? तेलंगाना में। बहुत सुंदर। रुस्तम और सोहराब किसका ड्रामा है? आगा हस्र का। देखिए अब चर्चा हो रहा है आप लोगों का। अब 2 नंबर वाला सवाल जारी है, ध्यान रखिएगा। जो वहीं से नहीं पूछेगा, आप याद कीजिए ना। शाहबाज ने कितनी शादियां की? 2। मिर्जा गालिब कितना किए? मेहदी अफादी 3। लाइन से बताए थे ना, 3 मकतूब निगारी है। गालिब कितना करेंगे? 1। तो कहेंगे 1 किया है, हम 2 करेंगे। तो शाहबाज कितना किए? 2। मेहदी अफादी कितना? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। मिर्जा गालिब के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ने के लिए बताए थे। मिर्जा गालिब के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 कहाँ पैदा हुए? आगरा में। उनका वालिद के नाम? मिर्जा असदुल्ला गालिब। मिर्जा असदुल्ला खा गालिब। वालिद का नाम है? नाम उनका असल नाम है ना? हाँ अच्छा। अब्दुल्ला भाई। अब वालिदा का नाम? अभी फिर चर्चा आप लोग लड़कियां इसी मार कहिएगा ना। हाँ, दोनों ऑप्शन दे देते तो लोग जवाब बोलो। हाँ तो आपको ख्याल रखना है। चलिए हो गया। देखिए तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब से बारे में एक बार सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए कभी कभी मिर्जा गालिब के बारे में मजमून भी देता है या मिर्जा गालिब के बारे में तारुफ पेश कीजिए तो अच्छा से आपको लिखना है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में हुआ। आगरा क्या था? तो उनका नानीहाल था। और मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में हुआ और उसके बाद इनका सरपरस्ती कौन किए? चचा नसरुल्ला बैग। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। मिर्जा गालिब का बीबी का नाम बताइए आप, किसको याद है? ये बीवी का नाम पूछा रहा है ना, आपको याद है? नहीं, पारसा बेगम हमको ख्याल नहीं आता। नहीं ऐसा। हाँ देखिए अभी आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर कि हाँ हमको याद है। तो क्या नाम था उनकी बीवी का? अमराव बेगम। ठीक। ये अब देखिए हल्ला मत कीजिए। अब आगे देखते हैं कि मिर्जा गालिब से और क्या हमको छूट रहा है। तो जहां आप डिफिनेशन बैठाइए, कॉन्सेप्ट अजान नहीं बुझा रहा, किताब का सहारा लेके देख के उसको भी क्या करना है? क्लियर कर लेना है। तो मिर्जा गालिब के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, इनका पैदाइश कहाँ हुआ था। और सबसे बड़ी बात इनका पूछता है 12 क्लास में पूछा है कि मिर्जा गालिब का मजार कहाँ है? दिल्ली। याद है ना आपको अच्छी तरह से। लेकिन पैदा कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। आगरा किस कहाँ है? वो कहाँ किधर पड़ता है? ठीक है ना। तो कहाँ पैदा हुए? चलिए तो ये गालिब से आपको इतना सारा सवाल। और गालिब का देखिए छूट ही रहा है, याद आता है आस्ते आस्ते, आपको भी वहाँ आएगा। तो 2 मजमुआ था, कौन कौन था? खुतूत का मजमुआ। ऑब्जेक्टिव में देखिए 60 सवाल बताए, लेकिन उसमें बहुत सारा डिस्कशन करके बताए, उसको भी आप वीडियो देख लीजिएगा। शायद 10 मिनट का है ना, या 10.5 मिनट कुछ सेकंड का है, तो आपको देख लीजिएगा। अब सुनिए, उर्दू हिंदी और उर्दू माल्ला किसका खुतूत का मजमुआ है? मिर्जा गालिब का है। आप लोग का कल परीक्षा नहीं देना है का? आप लोग क्लास से बाहर कर दिया जाए तो बस हो गया। तो तो मिर्जा गालिब दोनों को आप इधर से निकाल दीजिएगा अगर आप ये लोग करेगा तो। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुआ बताइए? तो बताओ। 1797 कहाँ हुआ आप बताइए?
आगरा। चलिए ठीक है। अब मिर्जा गालिब से इतना, और उसके बाद औदे हिंदी और उर्दू में मान लो आपको याद रहेगा ये क्या है, खुदूद का मजमूआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा सा सवाल। अब सबसे पहला आपका सवाल बता रहे थे कि ध्यान रखिएगा, कुछ गेस सवालात में है, फिर आपको यही वीडियो परीक्षा देने के बाद दिखाएंगे, पकड़ के दिखाएंगे। तो आप लोग बताए ना किसे दिखाएंगे, इसमें नहीं बोलेंगे, वहाँ बताए थे ना किसे दिखाएंगे। चलिए नजीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नजीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? 34 में 36 में 18 हम आपको सवाल और जवाब दोनों बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ दो।